अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि 2020 के अंदर कौन सा स्मार्टफोन फीचर आप लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नया फीचर था या फिर आप लोगों का पहले ही कोई पुराना फीचर था जिसको आप लोग यूज़ कर रहे थे। अगर मैं बात करता हूँ मेरी अपनी, तो यार 2020 के अंदर काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स हमें स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिले, लेकिन जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था वो था व्लॉग मोड, जो कि हमें पोको ने X3 के अंदर दिया था। एक ही टाइम के ऊपर आप लोग फ्रंट और बैक वाले कैमरा से वीडियो को शूट कर सकते हो और जो उसका फ्रेम है उसको भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। एट द एंड आप लोगों को जो वीडियो मिलती है, जिस तरह आप लोगों ने शूट की होती है वैसी ही मिलती है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा, स्पेशली तौर पर अगर आप लोग मोबाइल के साथ व्लॉगिंग वगैरह करना चाह रहे होते हो तो आप लोग भी नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। और इसके अलावा आप लोगों को क्या लगता है कि 2021 के अंदर स्मार्टफोन कंपनीज को कौन से नए फीचर को इंक्लूड करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ अपनी, क्योंकि मैंने सोच समझ के ये सारी बातें आपसे पूछी हैं, तो यार मुझे लग रहा है कि 2021 के अंदर हमें स्मार्टफोन्स के अंदर जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी हवा है, उसकी जो क्लैरिटी आप लोग कह लो, यानी कि वो कितनी ज़्यादा क्लियर है, उसके अंदर जो पोल्यूशन है वो कितनी है, इस किस्म की कोई मेजरमेंट का हमें स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के अंदर मिलता है तो इसलिए हमें फिर वो हमारी जो स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं, जो स्मार्ट बैंड्स होते हैं, उनके अंदर भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। ताकि हमें पता हो कि यहाँ पर हमने मास्क पहनना है, यहाँ पर हम लोग उतार भी सकते हैं। वैसे तो अब हमें कोरोना की वजह से हर जगह के ऊपर ही मास्क पहनने पड़ रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ब्लड ऑक्सीजन हो गया या फिर हार्ट रेट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे इन्वायरमेंट की जो हवा हम लोग इनहेल करें वो कितनी ज़्यादा हमारे लिए साफ़ है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं हमारी फर्स्ट अपडेट की टेक न्यूज़ की, वो भी हमारी इन्वायरमेंट के ही आ रही है, जो कि आ रही है पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से। पाकिस्तान रेलवेज़ ने ये कहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन अपनी जो उनकी ज़मीन है जो कि रेलवे के अंडर आती है वहाँ पर लगाएंगे हर सिटी के अंदर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो EV पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी, वो अप्रूव कर दी है। जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी इंपोर्ट के ऊपर हमें जो टैक्स है वो कम देना पड़ रहा है कंपैरेटिवली नॉर्मल कार्स। और पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग का वो तो है ही नहीं। जिसके पास इलेक्ट्रिक कार है इस वक्त वो भाई घर से ही चार्ज कर सकता है। लाहौर के अंदर टोटली 2 है, आई थिंक कराची के अंदर 3 है। तो अगर किसी ने लाहौर से कराची जाना तो बीच में तो कोई चार्जिंग स्टेशन ही नहीं होगा। ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके हर सिटी के अंदर स्टेशन है रेलवे के, तो वहाँ पर अगर हमें चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है, मुझे लगता है कि ये डील भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि नेटवर्क जो है रेलवे का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें बनती हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है रशिया के अंदर से। रशिया के अंदर वो लोग बैन कर सकते हैं, उन लोगों ने आधी जो लेजिस्लेशन, ये मैंने पिछली दफ़ा भी क्या लेजिस्लेशन है वो पास कर ली हुई है। ये जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, अब इसकी उर्दू मुझे आ नहीं रही थी। तो उनकी 2 पार्लियामेंट के इदारे हैं, एक जो लोअर वाला उसने पास कर दी, अपर वाले ने अभी तक पास नहीं की कि फेसबुक को, यूट्यूब को, ट्विटर को वहाँ पर बैन किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि ये वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कंटेंट को सेंसर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप लोगों को मैं इस तरह दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग ट्विटर के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर कश्मीर के बारे में कोई बात करते हैं तो फेसबुक और ट्विटर उसको रिमूव कर देते हैं, जो रीच होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। ये सीन रशिया के अंदर भी है, उनका कोई पता नहीं कोई इशू है अमेरिका के साथ, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो कंटेंट होता है उसको सेंसर किया जाता है। ये लोग लॉ पास करने लगे हैं कि अगर अब ये करते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वाले ऐसा काम, तो हम लोग उनको रशिया के अंदर बैन कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या इनके आपस में मतलब निगोशिएशन होती है या फिर नहीं होती। लेकिन यार ये बात तो बहुत ज़्यादा गलत है कि आप लोग एक साइड के ऊपर जाते हो। अगर आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो तो भाई फिर जो बंदा कह रहा है किसी भी चीज़ के बारे में उसको भी बर्दाश्त किया जाना चाहिए। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है आईफोन्स के डिस्प्लेज के रिलेटेड। अब हम लोगों ने आईफोन 12 की लॉन्च से पहले एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि जो BOE है उसमें जो डिस्प्लेज की टेस्टिंग होती है, जो की सर्टिफिकेशन होती है उसको हासिल नहीं किया, वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर फेल हो गया था। लेकिन अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि BOE ने इस सर्टिफिकेशन को दोबारा से हासिल कर लिया। अब वो लोग आईफोन 12 के लिए एप्पल को डिस्प्लेस को प्रोवाइड करेंगे। इस न्यूज़ को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि स्मार्टफोन्स की जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि डिस्प्ले को बनाती हैं। तो टोटल 3 है, एक सबसे टॉप के ऊपर सैमसंग है जो कि 2021 के अंदर एप्पल को तकरीबन 140 मिलियन के अराउंड
ओलेड डिस्प्ले को प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर LG है जो कि तकरीबन 40 मिलियन एप्पल को डिस्प्ले देगी, और तीसरे नंबर के ऊपर BOE है जो कि तकरीबन 10 मिलियन के अराउंड एप्पल को 2021 के अंदर डिस्प्ले OLED प्रोवाइड करने वाली है। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है Xiaomi की तरफ से Mi 11 के रिलेटेड। अभी रिसेंटली Xiaomi Mi 11 का जो रिटेल बॉक्स है वो सामने आया। उसके साइज के ऊपर देखकर जो पहली चीज़ सभी लोगों के माइंड के अंदर वो ये आई कि इसका साइज तो iPhone 12 के बॉक्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो क्या इसके अंदर Xiaomi हमें चार्जर प्रोवाइड करने वाला है या फिर नहीं करने वाला। उसके बाद इंटरनेट के ऊपर सारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई, और बाद में Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी आ गई कि भाई Mi 11 के अंदर आप लोगों को साथ में चार्जर नहीं मिलने वाला। अब पहले तो मुझे इसके ऊपर हंसी आई, फिर बाद में मुझे सैमसंग की भी याद आई, और बाद में मुझे ये चीज़ भी याद आई कि जो काम एप्पल करता है उसके बाद दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज ने पहले उसका मजाक उड़ाना होता है, उसके बाद उसको ही कॉपी कर लेना होता है। मुझे ये लगता है कि ये स्मार्टफोन कंपनीज वेट कर रही होती हैं कि एप्पल अपनी थोड़ी सी रिसर्च और डेवलपमेंट कर ले, लोगों का जो हेट पूरा उनको मिलना होता है एप्पल को वो ले ले, उसके बाद हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके उसके ही फुट स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है Xiaomi की तरफ से, जो चाइना के अंदर उनके कोई CEO टाइप हैं, उन्होंने ये कहा कि इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जो एप्पल की वो फिल्म थी सारी, वो ये भी सुना रहे हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग चार्जर को रिमूव करें हैं। जो चार्जर्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो भाई अपना जो सांस है, होल्ड योर ब्रेथ इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसकी क्या एग्जाम्पल बनती है। और अब फ्यूचर के अंदर सारी कंपनीज ये काम करने वाली हैं। सैमसंग ने तो अपनी जो पोस्ट थी जो कि एप्पल को उन लोगों ने मॉक किया था, एप्पल का मजाक उड़ाया, तो वो भी डिलीट करना स्टार्ट कर दी हुई है। मुझे लगता है कि अब Xiaomi भी अपनी पोस्ट को डिलीट करेगा, और जो फ्यूचर है वो चार्जर लेस फ्यूचर होने वाला है। इसके बाद अब डेफिनेटली सी बात है कि सीन यही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता फ्लैगशिप से नीचे आएंगे, मिड रेंज के अंदर, लोअर मिड रेंज के अंदर, अपर मिड रेंज के अंदर, यहाँ से भी जो चार्जर्स हैं वो निकल जाएंगे। क्योंकि हैंड फ्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब तो हमें जो हमारी मिड रेंज की कैटेगरी उसके अंदर भी हैंड फ्रीज नहीं मिलती, एक दो कंपनी जो कि हमें प्रोवाइड कर देती है। तो चार्जर्स का भी फ्यूचर के अंदर यही सीन होने वाला है। तो शाउट आउट टू द Xiaomi फैंस आल्सो, आप भी इस लिस्ट के अंदर अब बेड़ा आ चुके हुए हो। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A72 के रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली गीकबेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। जो प्रोसेसर बताया जा रहा है वो है स्नैपड्रैगन 720G, एंड टोटल स्कोर्स की बात करें तो सिंगल कोर के ऊपर 526 का स्कोर है, और मल्टी कोर के ऊपर 1623 का स्कोर है। इससे पहले हम लोग A52 को भी गीकबेंच के ऊपर देख चुके हैं, उसके अंदर भी सेम यही प्रोसेसर था। अब देखते हैं कि सैमसंग क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर कौन से प्रोसेसर के साथ आते हैं, इन्हीं के साथ आते हैं या फिर एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ आते हैं। और जहाँ तक बात है स्नैपड्रैगन 750G की, तो वो 5G वाले वेरिएंट्स होंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। पाकिस्तान के अंदर ये स्नैपड्रैगन 720G वाले ही आएंगे। मुझे लगता है कि ये A52 तक तो स्नैपड्रैगन 720G एक्सेप्टेबल है, लेकिन A72 क्योंकि अपर मिड रेंज में चला जाता है, तो वहाँ पर ये वाला प्रोसेसर देखते हैं कि सैमसंग किस तरह प्लेस करता है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर अगेन सैमसंग की तरफ से ही आ रही है। तो 2020 के अंदर सैमसंग का ये टारगेट था कि उन लोगों ने तकरीबन 300 मिलियन के अराउंड स्मार्टफोन को ग्लोबली शिप करना है, लेकिन सैमसंग से ये टारगेट अजीब नहीं हो सका। उन लोगों ने तकरीबन 270 मिलियन स्मार्टफोन को टोटल 2020 के अंदर शिप किया, और जो लास्ट 3 मंथ्स गुजरे इसी साल के, उसके अंदर उन लोगों ने तकरीबन 189 मिलियन स्मार्टफोन को 3 मंथ के अंदर ही शिप किया है। तो फिर भी उन लोगों का जो टारगेट है वो तकरीबन पूरा हो ही चुका है, 30 मिलियन का थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और जो लास्ट 3 मंथ गुजरे हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव गुजरे हैं। 179 नहीं 79 तो 79 होता है, 189 वो उन लोगों ने शिप कर लिए थे। फिर भी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी डील रही है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei के Harmony OS के रिलेटेड, जिसका जो बीटा वर्जन है 2.0 वो अब डेवलपर्स के लिए अवेलेबल है। एक डेवलपर ने उसको डिकोड किया, उसको काफ़ी ज़्यादा वो अंदर घुस के उसकी साइड उसको जो बेस होती है वहाँ पर पहुँच गया। बाद में उसको ये पता चला कि जो बेसिकली Harmony OS है ये एंड्रॉयड के फ्रेमवर्क के ऊपर ही बिल्ड किया गया, यानी कि इसकी जो बेस है वो एंड्रॉयड ही है। जो पहला स्टेप है जिसके ऊपर ये पूरा Harmony OS Huawei का बना हुआ है वो एंड्रॉयड ही है। यहाँ पर Huawei ने यूज़ किया एंड्रॉयड का ओपन सोर्स वर्जन। इसकी वजह से अब हमें ये चीज़ की समझ आती है कि Huawei का जो Harmony OS है वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करेगा। तो
डेफिनेटली करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी जो बेस है वो एंड्रॉयड ही है। अब यहाँ पर जो वर्जन यूज़ किया गया वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एंड्रॉयड के 2 वर्जन होते हैं बेसिकली। एक तो होता है जिसके अंदर सारी सर्विसेज मिलती हैं जो कि आप लोगों को इजाज़त लेने के बाद यूज़ करना पड़ता है, लेकिन एक ओपन सोर्स होता है उसके लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है। उसके ऊपर जो पाबंदियाँ वो नहीं लगती, तो Huawei ने उसी को ही यूज़ किया है। अब देखना पड़ेगा कि जो फाइनल वर्जन आएगा वो किस बेस के ऊपर होगा, लेकिन अगर डेवलपर्स को ये वाला वर्जन दिया गया जिसके ऊपर उन लोगों ने एप्लीकेशंस को बनाना है, तो इसका मतलब यही है कि ये परमानेंटली एंड्रॉयड के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर Huawei की जो सिक्योरिटी है और जो प्राइवेसी है वो किस साइड के ऊपर जाती है, क्योंकि जो ओपन सोर्स वर्जन होता है इसके अंदर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग को लेके। अभी रिसेंटली जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उन लोगों ने एक सर्वे किया और उनको पता ये चला कि कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। डेफिनेटली सी बात है कि लोगों के पास कोई चांस नहीं था। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ थोड़ी सी टिप्स को लेके ऑनलाइन शॉपिंग को, तो यार पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी चलता रहता है। जो प्राइजेज़ हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं और जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। जहाँ तक बात है प्राइस की कि प्राइस का हमें कैसे पता चलता है कि जो हमें चीज़ मिल रही है उसकी एक्चुअल में इतनी प्राइस है या फिर नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप लोग ऑफलाइन मार्केट के अंदर उसकी प्राइस को कंफर्म कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट के अंदर उसकी प्राइस को कंफर्म करने जाते हो तो आप लोग तो वहाँ से खरीद भी सकते हो, तो ये वाला काम ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दराज की स्पेसिफिकली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दराज के ऊपर आप लोगों को एक चीज़ ठीक प्राइस के ऊपर मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, तो आप लोग ऐसा किया करें कि कुछ दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर उसकी प्राइस को देख लिया करें अगर अवेलेबल मिलती है या फिर नहीं मिलती। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई भी हैंड फ्री वगैरह बाय करने लगे हो तो आप लोग उस हैंड फ्री का नाम लिख के आगे दराज लिख के यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, आप लोगों को प्रोडक्ट्स की जो वीडियोस होती हैं वो मिल ही जाती हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स के नीचे रिव्यूज़ होते हैं, जो उनके कमेंट्स होते हैं, वो भी आप लोग लाजमी तौर पर रीड कर लिया करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपसे पहले जिन लोगों ने उसी सेम प्रोडक्ट को बाय किया उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको किस किस्म की क्वालिटी की प्रोडक्ट मिली है। अब मोस्टली जो दराज के ऊपर अच्छी ब्रांड्स है उनके ऑफिशियल जो दराज महल की उनकी कैटेगरी है वहाँ पर स्टोर्स आ गए हुए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत है ऑनलाइन शॉपिंग को लेके। लेकिन जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी चीज़ें वो भी सेट हो जाएंगी। और अगर बात करते हैं अली एक्सप्रेस की, तो अली एक्सप्रेस के लिए तो यही चीज़ है कि आप लोग नीचे वाले रिव्यूज़ और जो कमेंट्स होते हैं वो देख लिया करें। अगर वो ठीक है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ठीक आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी अली एक्सप्रेस से या फिर दराज से चीज़ें मंगवाई हैं मुझे ठीक मिली हैं। उसकी रीज़न थी कि मैंने पहले रिव्यूज़ और रेटिंग को देखा, वो ठीक थी, तो एट द एंड आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो ठीक ही मिलती है। लेकिन फिर भी आप लोग कॉन्शियस ही रहा करें। इसके बाद आगे हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं आ रही, खत्म हो चुकी हैं। तो बस इस वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।